तो दोस्तों, आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि समाज के अविश्वास के शोर के बीच में भी आपको अपनी आत्मविश्वास की जो आवाज है वो कितनी तेज सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जनवरी 3, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो कल मैंने आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में थोड़ी चीजें बताई थी। आज यहाँ पे सवाल है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट पूछ रही है द एसएचआरसी शैल इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ओनली। जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो मैटर स्पेसिफाइड है, सिर्फ उन्हीं के वायलेशन में, उन्हीं पर्टिकुलर जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर चीज़ें हैं, उन्हीं के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में ही एसएचआरसी यहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है। दूसरी स्टेटमेंट है सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसएचआरसी। तो तीसरी स्टेटमेंट है इट सबमिट्स स्पेशल और एनुअल रिपोर्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर along with action taken on their recommendations and reasons for non-acceptance of advice। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी ऑल ऑफ द अबव, या डी 1 and 3 ओनली। और जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ। तो आज जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा लंबा आया है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा खबरें आई हैं। मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा, तो स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 9 पे आया है एक FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जहां पे आपके जितने भी सवाल हैं उनका सॉल्यूशन आया है जो रिलेट करते हैं अभी जो हमारे सामने आया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 के बारे में। उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे बात हो रही है। द कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 2018। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो पहला जो बड़ा सवाल है यहाँ पे FAQ में वो है व्हाट चेंजेस विल दी नोटिफिकेशन ब्रिंग। नोटिफिकेशन तो आ गया, पर वो क्या चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे जो डेवलपमेंटल कंट्रोल्स थे, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको रिलैक्स कर दिया गया है CRZ नोटिफिकेशन 2018 की मदद से। यहाँ पे मेन मकसद सरकार का क्या है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बढ़ सके, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सके और टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ सके जो हाई टाइड लाइन है उसके आसपास, जो कोस्टल एरियाज हैं उनके आसपास। ओके, यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी थी शैलेश नायक कमेटी ने, और उन्हीं रिकमेंडेशन को यहाँ पे मान लिया गया है। सेंटर ने यहाँ पे जो अपना व्यू रखा है वो ये है कि हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, टूरिज्म प्रोवाइड करेंगे, जिससे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो कोस्टल जोन्स हैं उनके जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिलैक्स किया गया है, जिससे उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो सके। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, डिसीजन लिया गया जिस यहाँ पे करंट जो है फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो उसको यहाँ पे डिक्रीज किया गया। यहाँ पे जो CRZ सेकंड वाली जो कैटेगरी आती है, मैंने आपको पहले बताया था इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। तो जो CRZ सेकंड वाली जो कैटेगरी आती है विच गवर्न्स द साइज ऑफ बिल्डिंग एज ऑन द डेट ऑफ द न्यू नोटिफिकेशन 1991, तो CRZ 2 में आते हैं जो अर्बन कैटेगरी वाले जो पोर्शन होता है हमारा यहाँ जो कोस्टल रीजन के आसपास, उनको कवर करता है। तो यहाँ पे उन एरियाज के अंदर जो डेवलपमेंट है अब वहाँ पे चालू हो जाएगी। यहाँ पे लीगली डेसिग्नेट की गई हैं म्यूनिसिपल लिमिट्स, और जिनको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया था रोड्स के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सीवेज के लिए, कनेक्शंस के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे अगली स्क्रीन आ रही है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट रूरल एरियाज। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 उनमें रूरल एरियाज के बारे में किस चीज़ का जिक्र है। देखो, जो CRZ थर्ड वाली कैटेगरी है वो रूरल एरियाज से लिंक करती है, और नए नोटिफिकेशन के अंदर एक सब कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है CRZ 3A। इसके अंदर बताया गया है कि जो एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कितनी है? 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर की है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और हाईटाइड जोन से 50 मीटर तक अब वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। देखो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे उन एरियाज में रेस्ट्रिक्शन 200 मीटर्स का था, तो 150 मीटर से यहाँ पे कम कर दिया गया है, 150 मीटर से यहाँ पे कम कर दिया गया है। यहाँ पे जिन एरिया की यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, वहाँ पे 200 मीटर का ही रेस्ट्रिक्शन
चालू रहेगा। यहाँ पे टूरिज्म को एक्सपेंड करने के लिए नई स्कीम ने टेम्पररी फैसिलिटीज़ खोलने का भी यहाँ पे वादा किया है, जैसे शैक्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, और यहाँ पे बहुत ही स्लिम मार्जिन पे मेंटेन किया जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर्स के यहाँ पे मार्जिन पे मेंटेन किए जाएंगे। यहाँ पे जो सिस्टम है क्लियरेंस ग्रांट करने का, उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी आ गई है कि वो उन प्रपोजल्स को भी यहाँ पे अप्रूव कर सकेंगे जो कि अर्बन एरियाज जो कि CRC 2 कैटेगरी में आते हैं, और रूरल एरियाज जो कि CRC 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, एरियाज के अंदर आते हैं, उनके लिए अप्रूवल भी दे सकेंगे। जो CRC 1 कैटेगरी होती है वो लिंक करती है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज से, जो कि सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करने हैं। उनके लिए अगर क्लियरेंस चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, तो उसमें मंजूरी लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। और इसके साथ साथ जो एरिया है जो कि फॉल करते हैं बिटवीन द लो टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड, उनके लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। यहाँ में जो मॉडिफिकेशन है उसने इस चीज़ को भी डिमार्केट किया है कि यहाँ पे जो 20 मीटर्स का जो नो डेवलपमेंट जोन है हर किसी आइलैंड का, उसके उनको भी अब डील करेंगे एज अ वेरी सेंसिटिव एरियाज। अब यहाँ पे एक और जो अगला सवाल जो आपके सामने आता है वो ये है कि इन पर्टिकुलर चीज़ों का आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है, व्हाट विल बी द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। तो बेसिकली जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो दो चीज़ों को इग्नोर कर गए हैं। पहला है कि यहाँ पे जो हज़ार्ड लाइन है उसको अच्छी तरीके से डिमार्केट नहीं किया गया है, किसी जगह पे 50 मीटर है, किसी जगह पे 200 मीटर है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो क्लाइमेट चेंज से जो सी लेवल के ऊपर इफेक्ट बढ़ रहा है, और सी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी लेवल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो उसका एक डिजास्टर इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरीके से साइक्लोनिक सिचुएशन 2018 में हम लोगों ने देखी बढ़ती हुई नजर आई, उसको भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है हमारे फिशर्स की, वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है कि यहाँ पे हम लोग तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल प्रेशर डाल रहे हैं, पर उससे यहाँ पे इकोसिस्टम का नुकसान होगा। जो फिशर्समैन हैं उनके वो यहाँ पे जो लाइवलीहुड है उसका भी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया है कंस्ट्रक्शन या टूरिस्ट फैसिलिटी को खोलने का, वो एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करेंगे पर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो वापस आ जाओ पेज नंबर 1 पे। यहाँ पे खबर आई है कि सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के बीच में जो मर्जर होने वाला है, उसके बीच में यहाँ पे जो शेयर स्वैप रेशियो होगा वो कैसा होगा। अब बेसिकली जो मर्जर होगा उसमें क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बिग बैंक रहने वाला है, बिग ब्रदर रहने वाला है, और उसके अंदर यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे विजया बैंक और देना बैंक। तो यहाँ पे अगर किसी के पास शेयर्स हैं विजया बैंक के या देना बैंक के, उसको किस हिसाब से यहाँ पे उन शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं द शेयर स्वैप रेशियो। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि सरकार ने सितंबर 2018 के अंदर ये चीज़ अनाउंस करी थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे बात हो रही है कि जो शेयर रेशियो है वो ये बताया गया है कि यहाँ पे जो विजया बैंक के अगर किसी के पास 1000 शेयर्स हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एज दी 402 शेयर्स ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, और किसी के पास अगर देना बैंक के 1000 शेयर हैं तो वो हो जाएंगे 110 शेयर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव किया है। अब यह जो 3 बैंक हैं ये एक बैंक बन जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ट्रांसफरी बैंक होगा, बिग बैंक होगा, और यहाँ पे जो विजया बैंक और जो देना बैंक होंगे वो ट्रांसफरर बैंक होंगे। याद रखना ट्रांसफरी बैंक कौन है और ट्रांसफरर बैंक कौन है, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसका ये क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एंटिटी होगी उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही जानेंगे, पर जिस तरीके से ऑफिशियल खबर दे रहे हैं वो ये है कि नाम तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही होगा, पर यहाँ पे जो लोगो होगा वो हमें बदला हुआ नजर आएगा, और यहाँ जो मर्जर है वो इन इफेक्ट आएगा फ्रॉम द अप्रैल 1, 2019। अब यहाँ पे अमेलगेशन से क्या क्या फायदे होंगे, देखो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बैंकिंग जिस तरीके से बढ़ रही है उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ जिस तरीके से एनपीए बढ़ते जा रहे हैं बैंक्स के, उनको मिलाने के लिए हमें क्रेडिट की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए मदद करने वाले हैं बैंक मर्जर्स। तो यहाँ पे जो सरकार है उसका ये भी कहना है कि जो भी परमानेंट या रेगुलर ऑफिसर हैं या एम्प्लॉय हैं विजया देना बैंक के, वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, और यहाँ पे जो पे और अलाउंसेस हैं वो भी उनको पहले से बेहतर मिलेगी, कम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आपकी स्क्रीन पे एक और यहाँ पे छोटा सा चार्ट आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक्स के फिनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा में या विजया बैंक में या देना बैंक में कितना डिपॉजिट है और मर्ज्ड बैंक में कितना डिपॉजिट हो जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो है कासा रेशियो और यहाँ पे CET1 कैपिटल रेशियो। ओके, तो यहाँ पे जो कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है वो देखोगे आपकी 34.06% यहाँ पे हो जाएगा मर्जर बैंक का, और CET1 कैपिटल भी यहाँ पे 9.32% हो जाएगी। देखो, देना बैंक डूबता हुआ बैंक है, विजया बैंक एक पॉजिटिव बैंक है, प्रॉफिट कमा रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी कुछ एनपीए की प्रॉब्लम चल रही है। तो मेन चीज़ ये है कि एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों ने इस मर्जर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो लोकसभा में पेश किया गया दी आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2018। बिल डिस्कशन में लेने से पहले आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट वर्डिक्ट हमारे सामने आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को साफ कर दिया गया था कि जो आधार एक्ट है वो राइट टू प्रीवेसी के खिलाफ नहीं है। उसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि आपकी प्रीवेसी के अंदर दखल डालती हो। पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें थी जिनको कैंसिल आउट कर दिया गया था, जैसे जो मोबाइल कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनीज हमारे आधार कार्ड मांग लेती थी उनको मना किया गया, बोला ये गलत है। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंकेज कराने की बात की गई उनको गलत ठहराया गया। बेसिकली जो सेक्शन 57 है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट ऑफ 2016, जो कि यहाँ पे परमिशन देता है, परमिट करता है प्राइवेट एंटिटीज को, जैसे यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज हुई या अदर कॉर्पोरेट्स हुई, कि वो हमारा बायोमेट्रिक डेटा ले सकती थी, उसको यहाँ पे खत्म किया गया। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में भी रखा कि जो आधार है वो मैंडेटरी रहेगा पैन कार्ड के अंदर और आईटी रिटर्न्स के अंदर। रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट ने इस चीज़ का फैसला किया था कि वो कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट लेकर आएंगे आधार एक्ट के अंदर, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके साथ सारे के सारे एक्ट की जो चीज़ें हैं वो मैच हो सके। तो यहाँ पे हमारे लॉ मिनिस्टर ने पेश किया दी आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2018, जिसके अंदर यहाँ पे लीगल बैकिंग प्रोवाइड दी जा रही है कि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक आधार आईडी ली जाती हैं मोबाइल नंबर से लिंक करते हुए या बैंक अकाउंट से लिंक करते हुए, वो वॉलंटरी की जाए, मैंडेटरी ना की जाए। वॉलंटरी मतलब आपकी अपनी मर्जी से ही वो चीजें लिंक होगी। अगर आपने मना कर दिया कि मैं लिंक नहीं करवाऊंगा तो लिंक नहीं होगी। आधार आपको पता ही है हमारा 12 डिजिट नंबर है, नहीं तो गिन लेना। तो आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2018 बेसिकली बैन करता है कि जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है अगर उसने वॉलंटरी यहाँ पे ऑफर की है अपनी नेशनल आईडी एज द मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन, तब भी यहाँ पे आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे अगर किसी ने मना कर दिया कि मैं अपना आधार कार्ड नहीं दूंगा तो भी आपको उसे सर्विस देनी पड़ेगी। सर्विस देने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या वो सिम कार्ड हो। तो यहाँ पे अमेंड करने की बात हो रही है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट ऑफ 2016, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन की भी बात की गई है कि आप और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आधार कार्ड का जो इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ये अब जरूरी नहीं होगा। अगली स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं कि यहाँ के सिविल पेनल्टीज भी इस पर्टिकुलर बिल के अंदर बताई गई हैं। तो बिल प्रपोज करता है कि यहाँ पे सिविल पेनल्टी होगी 1 करोड़ रुपए की उन एंटिटीज पे जो कि वायलेट करती हैं ऑन द प्रोविजंस ऑफ द आधार एक्ट, और यहाँ पे एडिशनल फाइन लगाया जाएगा 10 लाख रुपीज पर डे का अगर कॉन्टिन्यूसली वो नॉन कंप्लायंस वाली सिचुएशन में जाते हैं, बात नहीं मानते हैं यहाँ पे सरकार की। दूसरा है यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अगर होगी और यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद किसी की आइडेंटिटी नहीं यहाँ पे हटाई जाएगी तो यहाँ पे इंप्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल का, यहाँ पे फाइन भी हो सकता है 10,000 रुपए तक का, और अगर कोई कंपनी है तो 1 लाख रुपए तक का भी फाइन हो सकता है। इसके साथ साथ जो अनऑथराइज असेस होता है सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी का, और यहाँ पे जिस तरीके से डेटा टैंपरिंग होती है उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सरकार ने बोला है कि यहाँ पे 10 साल की सजा का प्रावधान दिया जाएगा। पहले इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था। यहाँ पे जो बिल है वो ओमिट करता है सेक्शन 57 ऑफ द आधार एक्ट, जो कि कहता है कि आधार का इस्तेमाल यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज कर सकती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोई भी केस होगा उसको फाइल किया जा सकता है बिफोर TDSAT, ये नेम याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल, एंड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ TDSAT। अगर आपको TDSAT का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आगे जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे खबर है प्लान टू हैव स्पेसिफिक नेम्स ऑन अरुणाचल ST लिस्ट क्लियर्ड। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि एक प्रपोजल आया था कि यहाँ पे जो जेनेरिक टर्म लिखी हुई है एनी नागा ट्राइब,
ठीक है, एसटी एक्ट के अंदर, उसको यहाँ पे बदल के जो ट्राइब्स हैं उनका नाम हम लोग स्पेसिफाई करें, और उस चीज़ को अब अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे जो एनी नागा ट्राइब को रिप्लेस करके यहाँ पे टुटसा, वांचो, नॉक्टे, टांगसा, उनके नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पे कैबिनेट ने एंडोर्स किया था। तो बेसिकली जो हमारे यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2018 यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि रिवाइज करेगा एसटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, और उसमें कुछ नेम्स को हटाया जाएंगे, कुछ नेम्स को डाला जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे जो कुछ नेम्स हैं उनको बदला जाएगा, मतलब जो लोग हैं वो सेम रहेंगे, नेम्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे कामटी अगर नाम इस्तेमाल है उसको कहा जाएगा ताई कामटी, अभौर का नाम यहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा, मिश्मी, कमन, उडू, तराव का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, मोनपा, मेम्बा, साइटांग, सजलोंग का जो नाम है उसे इंक्लूड किया जाएगा इन ल्यू ऑफ मोम्बा इन दी एसटी लिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो मैंने यहाँ पे कम्युनिटीज़ के नाम लिखे हैं उनको अपनी अपनी डायरीज में नोट डाउन कर लेना, उन कम्युनिटीज़ को याद कर लेना कि ये कम्युनिटीज़ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। वेस्टर्न घाट से लिंक करते हुए जो न्यूज़ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। वेस्टर्न घाट की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक्सोटिक ट्रीज ईटिंग अप वेस्टर्न घाट्स ग्रासलैंड, और वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे शोलास के बारे में बात की जा रही है। बात क्या है, देखो जो शोला जो ग्रासलैंड है वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है जो एक्सोटिक इन्वेसिव स्पीसीज हैं, ट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे पाइन है, अकेशिया है, यूकलिप्टस है, उनकी मात्रा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जो इकोसिस्टम है उसका नुकसान हो रहा है। जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे बताया जा रहा है। पिछले 4 डिकेड में हमारे देश ने 1/4 ऑफ दी शोलास को यहाँ पे खो दिया है, और उसका जो ब्लेम है, कारण है, वो जाता है एक्सोटिक इन्वेसिव ट्रीज को, जैसे पाइन, अकेशिया और यूकलिप्टस। अब बेसिकली जो ग्रासलैंड एफॉरेस्टेशन है उसको यहाँ पे सीज कर दिया गया था इन 1996, और यहाँ पे जो एक्सोटिक्स हैं उनको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया था, बट फिर भी वो इवेड करती रहती हैं इकोसिस्टम के अंदर। इस स्टडी को पर्टिकुलरली पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन ने। राइट हैंड साइड पे जो छोटा सा ग्राफ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पर देखो द नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स क्या हैं यहाँ पे, जो हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड जो हमारे शोलास हैं जो खोते जा रहे हैं उनके क्या नेगेटिव्स हैं। तो नेगेटिव्स ये है, एज मच एज 60% ऑफ द लैंडस्केप हैज बीन मॉडिफाइड इन द लास्ट 4 डिकेड्स। 60% जो ग्रासलैंड है उसको मॉडिफाई किया जा चुका है काफ़ी हद तक। अगर आप देखोगे एक्सटेंड होगी 38% है जो नेटिव ग्रासलैंड का, वो हम लोग खो चुके हैं। कुछ पॉजिटिव अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि मोस्ट स्मॉल माउंटेन टॉप्स आर स्टेबल, कुछ यहाँ पे स्टेबल पाए गए। बहुत छोटे पर वो पोर्शन था जहाँ पे बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। खासकर आप देखोगे मुन्नार या अन्नामलाई रेंजेस वाला जो पोर्शन है वो आपको रिलेटिवली स्टेबल देखने को मिलेगा। अब इस स्टडी के अंदर लैंडसेट इमेजेस ली गई 1973 से 2017 तक, जितने भी 16 हैबिटेट्स हैं उनको कवर किया गया, और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 840 लोकेशंस को खुद विजिट किया, उसके बाद इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हमारे सामने रखा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो देखने को मिला हम लोगों को नीलगिरी, पलानी और अन्नामलाई हिल रेंजेस के अंदर, और यहाँ पे जो आधे से ज़्यादा जो घाट्स हैं शोलास के वो हम लोग खो चुके हैं। और रीजन मैंने आपको बता ही दिया, वो है एक्सोटिक ट्रीज, पाइन, अकेशिया और यूकैलिप्टस। तो यहाँ पे कुछ डिटेल ले लेते हैं शोलास के बारे में। शोलास असलियत में है क्या? शोला बेसिकली एक लोकल नेम है और लिंक करता है उन स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के जो कि आपको वैलीज और ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे। ये खासकर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया के किस पोर्शन में? उन पोर्शन में जहाँ पे हमारी नीलगिरीज हैं, पालिनी हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, हमारी मेघामलाई है, अगस्त्य मलाई है, केरला की हाई रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स का यहाँ पे कुछ पोर्शन है, और यहाँ पे एसोसिएटेड रेंजेस हैं जो कि लिंक करती हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से। मैं आपको बता दूं यही एक बेसिकली माउंटेन ग्रासलैंड के अंदर आता है, और इसकी जो सिचुएशन है वो क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स वेजिटेशन वाली सिचुएशन है, मतलब बिल्कुल क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन पे पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम आ गए हैं पेज नंबर 5 पे। यहीं आपको एक और खबर मिलती है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स टू गेट टाइम टू इंस्टॉल पैनिक बटन। तो यहाँ पे जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था। सरकार ने बोला था कि जनवरी 1 से जो न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल होंगे जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस के अंदर आएंगे, चाहे वो कैब्स हो या बसेस हो, उनके अंदर यहाँ पे इमरजेंसी बटन लगाया जाएगा, यहाँ पे पैनिक बटन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उससे रिलेटेड यहाँ पे एक स्टेट न्यूज़ आई है, पर उसको आप लोग जरूर देखो कि यहाँ पे बात हो रही है कर्नाटका की। कर्नाटका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने बोला है कि उनके यहाँ जो पब्लिक सर्विस व्हीकल जो रजिस्टर किए जाएंगे उनको अभी कुछ रीजनेबल टाइम भी दिया जाएगा, जिससे जो नए जो यहाँ पे मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ
दी ट्रैकिंग सिस्टम और जो पैनिक बटन यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो अच्छे से कामयाब हो सके। तो यहाँ पे जो ओनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लिमिट देने की यहाँ पे बात हो रही है। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के इस चीज़ को बोला था कि जितने भी यहाँ पे कैब्स हो या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हो उनके अंदर यहाँ पे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाए और पैनिक बटन लगाए जाए फ्रॉम जनवरी 1 और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी जल्द से जल्द उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं उनको BSNL ने डेवलप किया है और जो डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की है। कर्नाटक सरकार ये भी कह रही है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो यहाँ पे प्राइस है उसे भी आप कम करो। अब इन चीज़ों को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो फायदा क्या होने वाला है, बेसिकली जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होने वाला है। यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम होने वाला है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं व्हीकल्स के वो यहाँ पे कम होने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो रैश ड्राइविंग है उनको भी देख लिया जाएगा और जो बाकी सारे जो ऑफेंसेस होते हैं उनको भी यहाँ पे कम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कि जो व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे बैन लगा दिया जाए और जो उसके जो बाद के जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी जल्द से जल्द ये पैनिक वाला बटन आगे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। आपकी स्क्रीन पे एक और न्यूज़ आ रही है, वो है ओलिव रिडले पेरिश्ड ऑफ इन AP कोस्ट। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश का कोस्ट है वहाँ पे जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं उनकी जो संख्या है वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। और उसका रीज़न यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स होते हैं उसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं, उनके अंदर फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो जो फिशिंग नेट्स हैं वो रीज़न है यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स के कम होने का। ये एक सवाल बन सकता है क्या क्या रीज़न है, उसमें लिख देंगे यहाँ पे फिशिंग नेट, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आप देखोगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए, जिनको हम लोग यहाँ पे द पैसिफिक सी टर्टल भी कहते हैं, जो कि सबसे छोटे यहाँ पे सी टर्टल और सबसे अबंडेंट मात्रा में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सेफ ब्रीडिंग जोन है यहाँ पे माइग्रेटिंग जो टर्टल्स हैं उनके लिए खतरा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेथ्स की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लाइफ स्पैन होता है यहाँ पे सी टर्टल का वो है 50 साल की उम्र तक ही यहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन होता है। IUCN की कंजर्वेशन लिस्ट के अंदर इसे वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो बेसिकली जनवरी से कमेंस होता है। इसी वजह से उड़ीसा के अंदर यहाँ पे काम चालू हो गया है, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में भी काम चालू हो गया है, पर वहाँ पे फिशिंग नेट्स की वजह से यहाँ पे मरते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को ओलिव रिडले टर्टल्स। अब यहाँ पे एक और बड़ा रीजन है वो ये है कि जो टर्टल एक्सक्लूडर जो डिवाइस है वो यहाँ पे फिशिंग ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस वजह से क्या किया है, जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फैसला लिया है कि 12 लोकेशन पे यहाँ पे रुकरीज को यहाँ पे लगाएंगे। रुकरीज मतलब यहाँ पे लोग होते हैं जिन्हें रुकरीज कहते हैं, जो कि यहाँ पे स्विम करके फिशिंग नेट से यहाँ पे बाहर निकाल देंगे सी टर्टल्स को अगर कोई वो फंस जाते हैं तो यहाँ पे बात की गई कि 7 रुकीज विल कम अप इन द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे 5 आएंगे कृष्णा सेंचुरी के अंदर और उनकी मदद से यहाँ पे जो सी टर्टल्स फंस जाते हैं, ओलिव रिडले टर्टल्स फंस जाते हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा उन फिशिंग नेट्स के अंदर से। और यहाँ पे जो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस है उसको भी इस्तेमाल करने की सलाह यहाँ पे फिशरमैन्स को दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटी न्यूज़ मिलती है, वो है मीसा पेंशन सस्पेंडेड। तो मीसा क्या है, मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बेसिकली ये एक्ट इमरजेंसी के अंदर लगाया गया था और इसके अंदर कुछ लोगों को यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया था। उन लोगों को यहाँ पे पेंशन मिलती है 25,000 रुपये महीना। अब यहाँ पे जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल आया, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना यहाँ पे मीसा के बारे में। और मीसा के बारे में स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे जो मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है जिसको पास किया था इंडियन पार्लियामेंट ने 1971 के अंदर। उस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक बहुत ही तगड़ी पावर आ गई थी। यहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी उनको भी यहां पे पावरफुल बना दिया गया था कि वो इनडेफिनेट प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल का। इनडेफिनेट, कोई भी समय यहां पे निर्धारित नहीं था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है आपको डिटेन कर लिया जाएगा सिर्फ इस शक के द्वारा कि आप कुछ गलत कर रहे हो।
ओके, और इसके लिए किसी भी लॉ की भी जरूरत नहीं है। अब उनका जो सर्च और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी लेना, वो भी यहाँ पे कर लिया गया था किसी वारंट द्वारा। और यहाँ पे वायर ट्रैपिंग, किसी के यहाँ पे फोन कॉल्स को देखना, सिविल और पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो गया था पूरे के पूरे देश में। बेसिकली ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 1977 वाली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे रिपील कर दिया गया था 1977 के अंदर। तो जिन यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे गिरफ्तार किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, उनको फिर पेंशन देने का वादा भी कर दिया था, और उन्हीं पेंशन को खत्म करने की बात यहां पर की गई थी, जिसको यहां पे कैंसिल कर दिया है कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार ने। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हम आ गए हैं पेज नंबर 10 पे। यहां पे बात हो रही है न्यू पैनल टू प्रोटेक्ट असम्स हेरिटेज। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक हाई लेवल कैबिनेट बनाई जाएगी, जो कि यहाँ पे क्लॉज नंबर 6 है असम अकॉर्ड का, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ असम। उसके अंदर यहाँ पे एक पैनल का गठन किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो असेंबली सीट्स हैं इंडिजीनियस कम्युनिटीज को भी दी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, वो भी यहाँ पे लगाने की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरी बात ये हो रही है कि जो असेंबली सीट्स होती हैं उसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा इंडिजीनियस कम्युनिटीज को। तो जो कमिटी है बेसिकली वो असेस करेगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेजर्स हैं यहाँ पे जो असमीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको किस तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो कैबिनेट ने फाइनली इस चीज को अप्रूव किया। जो बोडो कम्युनिटी है, जो कि असम की कम्युनिटी है, उनकी यही डिमांड कई सालों से चल रही थी, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे और भी चीजें की गई। जैसे यहाँ पे एक बोडो म्यूजियम कम लैंग्वेज म्यूजियम कम यहाँ पे कल्चरल स्टडीज सेंटर को भी स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे जो AIR स्टेशन है, वहाँ के ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन है, उनको यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक दूरदर्शन केंद्र को खोला जाएगा काकराझार के अंदर, और यहाँ पे सुपर फास्ट ट्रेन का नाम रखा जाएगा अरोनई एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आपको मिलती है पेज नंबर 11 पे। तो अभी हम लोगों ने मिजोरम के अंदर देखा था, जो यहाँ पे रैट होल माइनिंग होती है, उसके अंदर कितने सारे लोग फंस गए हैं, अभी तक हम लोग उन्हें खोज नहीं पाए हैं। कितनी सारी हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई हैं, उससे रिलेटेड एक ग्राफ आया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इंडिया रिकॉर्ड 377 माइन डेथ्स इन 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में इंडिया के अंदर 377 लोग सिर्फ माइन की वजह से यहाँ पे मारे गए हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू दी मेटल माइंस, उस वजह से यहाँ पे मरते हैं। और कोल माइंस की वजह से यहाँ पे झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा लोग मरते हुए पाए गए हैं। ऑयल माइंस की वजह से भी यहाँ पे लोग यहाँ पे मर रहे हैं। जैसे असम के अंदर 6 डेथ्स देखने को मिली, गुजरात के अंदर 4, MP के अंदर 1 और त्रिपुरा के अंदर 1। तो ये जो खराब सिचुएशन है ये बढ़ती जा रही है। और मेन चीज़ यही है कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो फॉलो नहीं करती, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है यहाँ पे वर्ल्ड वाले पेज पे न्यूज आई है चाइना और ताइवान से लिंक करते हुए। न्यूज आ गई कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ताइवान यूनिफिकेशन विद चाइना इज इनएविटेबल सेज जाय। तो जाय जिनपिंग ने बोला है कि ताइवान का जुड़ना तो लगभग तय ही है, ताइवान का जुड़ना अनअवॉइडेबल है। ओके, तो ताइवान और चाइना एक पार्ट हो जाएंगे, ऐसा बोला है जाय जिनपिंग ने। और इस यहीं को रिटेलिएट करते हुए इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर ही यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो प्रेसिडेंट हैं साय, तो जो प्रेसिडेंट साय हैं वो किसके प्रेसिडेंट हैं, वो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बोला था कि वो वन चाइना पॉलिसी का पार्ट नहीं है, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रिफ्यूज ही कर दिया था। यहाँ पे क्या हुआ है, जो जाय जिनपिंग है उन्होंने बोला है कि जो आइलैंड है उसकी इंडिपेंडेंस में वो तत्पर है, पर अगर कोई भी यहाँ पे ये बोलेगा कि ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो चाइना है वो कोई और ऑप्शन भी ले सकता है, मतलब मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली चाइना अभी भी ऐसे देखता है कि जो डेमोक्रेटिक ताइवान है वो पार्ट है अभी रीयूनिफाइड यहाँ पे चाइना का। और मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे सिविल वॉर यहाँ पे एंड हुई थी 1949 के अंदर, उसके बाद ही ताइवान एज अ सेपरेट नेशन के रूप में काम कर रहा है, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में काम कर रहा है। पर अभी भी जाय जिनपिंग चाहते हैं कि यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम का जो प्रावधान हो वो चालू हो। देखो, जिन कंट्री के साथ यहाँ पे चाइना के रिलेशन है, चाइना क्या करता है, उनको कहता है कि आप चाइना के साथ कोई भी ऑफिशियल रिलेशंस मत रखो। कल भी मैंने आपके साथ इस न्यूज़ को डिस्कशन लिया था, जब कल मैं आपको बता रहा था कि यूएस और चाइना ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तब मैंने आपको बताया था कि चाइना ने जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस चालू करे थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, चाइना ने इस चीज़ को साफ किया था कि अगर आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कर रहे हो तो आप ताइवान के साथ कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं करोगे।
ओके, तो यहाँ पे वही सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ताइवान अपने आप को सॉवरेन स्टेट समझता है, उसके पास अपनी खुद की करेंसी है, पॉलिटिकल जुडिशियल सिस्टम है, और कभी भी उसने अपने आप को फॉर्मल इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मली अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया। एक और न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो भी चाइना से रिलेट करते हुए है। चाइना बिल्डिंग एडवांस्ड वॉरशिप फॉर पाकिस्तान, ऐसा कहना है कि रिपोर्ट का कि जो चाइना है वो बिल्ड कर रही है 4 मोस्ट एडवांस्ड नेवल वॉरशिप पाकिस्तान के लिए, और यहाँ पे एक बायलेटरल आर्म डील भी साइन हो चुकी है। बेसिकली अगर ये चीज़ हो जाएगी तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाएगी, ऐसा चाइना की नज़रों से अगर देखा जाए। पर इंडिया की तरफ से ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि हमारे एक एनिमी देश के पास यहाँ पे एडवांस नेवल वॉरशिप आ जाएंगी। इंडिया को उसी हिसाब से अपनी नेवल वॉरशिप्स को, अपनी यहाँ पे जो नेवी है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, जो नेवल वॉरशिप होंगी उनके अंदर मॉडर्न डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होगी, वेपन सिस्टम होगा, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, एंटी डिफेंस ऑपरेशन के लिए ये बिल्कुल तत्पर होंगी। और मैं आपको बता दूं चाइना और पाकिस्तान एक ऑल वेदर अलाय हैं, और यहाँ पे जो चाइना है वो लार्जेस्ट सप्लायर है वेपन्स का पाकिस्तान में, और यहाँ पे दोनों मिलके JF थंडर भी बना रहे हैं जो कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए चाइना इस तरीके की चीज़ें कर रहा है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और इन सब चीज़ों पे इंडिया की नज़र बहुत ही ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। इंडिया को देखना है कि वो किस तरीके से मैनेज करेगा अपने रीजन को, क्योंकि इस रीजन का नाम इंडिया के नाम पे है, इंडियन ओशियन रीजन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कल मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था कि RBI कह रही है कि MSME को रिवाइव करने के लिए जो चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग एक पैनल का गठन करेंगे। फाइनली उस पैनल का गठन कर दिया गया है। यहाँ एक 8 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसको हेड करेंगे सेबी के फॉर्मर चेयरमैन UK सिन्हा जी। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, और जो मेन पर्पस होगा वो यही होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है उसको कैसे रिवाइव कराया जाए। और जो यहाँ पे UK सिन्हा जी की तस्वीर है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, और यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो भी RBI ने पेश किया है। RBI ने बोला है वो देखेंगे कि जो करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है MSME का वो कैसा है, वो सपोर्टिव नहीं है तो उसमें क्या क्या सुझाव है। यहाँ पे बात की जा रही है कि टाइमली और एडिक्वेटली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस MSME सेक्टर को कैसे मिल सके। देखो मेन प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे यहाँ पे हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर है, तो उन सब चीज़ों में भी उनको यहाँ पे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। MSME सेक्टर में यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों को भी हमें को बैलेंस करना है। तो MSME सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्राइसिस 2 सिचुएशन की वजह से आया है। पहली है यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज, और दूसरी है यहाँ पे हमारा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे जो पैनल है वो रिव्यू करेगा कि MSME के जो करंट जो पॉलिसीज़ हैं जो सरकार ने चला रखी हैं या RBI ने चला रखी हैं, जो RBI ने जो यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं वो सही है या नहीं, और ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं बाकी सारे देशों में जो MSME से डील करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं, और अगर वो अच्छी हैं तो इंडिया उन्हें कैसे अडॉप्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। तो जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं उनको नोट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उन सब चीज़ों को डील करने के लिए RBI पहले से बहुत ज़्यादा सोच रहा था। RBI ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी इनवाइट किया था कि आके अपने सुझाव दो, हम लोग किस तरीके से यहाँ पे उन लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो लोग भी आसानी से जो नोट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे उन चीज़ों से रिलेट करते हुए RBI ने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए थे कि कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नए सॉफ्टवेयर अगर किसी के पास हो तो वो यहाँ पे आके RBI को दे, जिसकी मदद से जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो भी नोट्स को डिटेक्ट कर सकें कि वो कितने डिनोमिनेशन का नोट है। उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आई है कि इन अ बिड टू हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज स्काउटिंग फॉर अ डिजिटल सॉल्यूशन ढूंढ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, और यहाँ पे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो जो डिनोमिनेशन है हमारी करेंसी का उसको अच्छे से देख सकें। आप देखो यहाँ पे 2000 का नोट जो आ रहा है उसमें जो ब्लैक कलर की जो रेक्टेंगल जो स्ट्रिप है उसको यहाँ पे टच करके यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे विजुअल इंपेयर्ड लोग। और यहाँ पे आप अलग अलग नोट देखोगे इसी तरीके से ब्लैक कलर के कभी सर्कल बना होता है, कभी डायमंड बना होता है, तो उससे वो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं कि कौन सा नोट कितने डिनोमिनेशन का है। पर यहाँ पे बात हो रही है कि जो उनको समय इसमें ज़्यादा लगता है, समय कम लगे, बस वो खुद ही वो चीज़ बता दे, कोई सॉफ्टवेयर बता दे, कोई चीज़ आइडेंटिफाई करके बता दे कि वो नोट कितने रुपए का। और ये प्रॉब्लम क्यों आई है? प्रॉब्लम का रीज़न ये है, देखो जो नए वाले नोट आए हैं आपने देखे होंगे, कोई पिंक कलर का है, कोई यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, ग्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पर्पल कलर का है। तो वो जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो नोट्स हैं उनकी जो
साइज़ है वो पहले के साइज़ से थोड़े बदल गए हैं। पहले क्या होता था, छोटा नोट छोटे साइज़ का, बड़ा नोट बड़े साइज़ का, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, तो इस वजह से उन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। हम आ गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। यहाँ पे बात हो रही है जूनो के बारे में। जूनो ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसको हम लोगों ने जुपिटर को स्टडी करने के लिए भेजा है, हमारे जोवियन प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भेजा, और उसने हमें बहुत ही सुंदर तस्वीरें भेजी हैं यहाँ पे जुपिटर के मून की। जुपिटर का मून का नाम है यहाँ पे लू। लू के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखोगे वो ये है कि वो मोस्ट वोल्केनिक बॉडी है हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो लिंक करती है हमारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 से। तो 2019 की जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो यहाँ पे रैंकिंग है वो हमारे सामने आ गई, और उसके अंदर जो टॉप पोजीशन हासिल करी है वो करी है स्वीडन ने। स्वीडन पहले भी टॉप पोजीशन ही हासिल करता रहा है, चाहे 2018 की आप रैंकिंग देख लो या 2017 की देख लो। और यहाँ पे जो सेकंड रैंक आई है वो है मोरक्को की। तो मोरक्को की जो रैंक है वो बहुत ही अच्छी होती है हमें नजर आई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए मोरक्को की रैंकिंग क्यों बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया पिछले 5 सालों के अंदर। बॉटम 5 अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो वो थी यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएस, ईरान, साउथ कोरिया और ताइवान। और यहाँ पे मोरक्को के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट भी है जिसको यहाँ पे ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इंडिया की जो रैंक है इसके अंदर वो आई है 11। ओके, यहाँ पे 56 कंट्रीज थी और साथ में यूरोपियन यूनियन भी था। इंडिया की रैंक आई है 11, और 2018 वाली जो रैंकिंग थी उसके अंदर इंडिया की रैंक थी 14। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 3 रैंकिंग से बढ़ती हुई नजर आई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, असलियत में इंडेक्स से निकालता कौन है? हमने इतनी सारी चीजें डिस्कशन में ले ली, तो इंडेक्स निकालता है यहाँ पे जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच रिलीजेस दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आज की न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और कोई भी मन में आपके कमेंट, सवाल, जवाब, क्वेरी हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, या फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है बट मैं सबके मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।